हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है बेसिकली हमारी आपका जो है 6 क्लास है और 6 क्लास में हम लोग देख रहे हैं आपका लेसन नंबर 4 आज हम लोग प्रारंभ करेंगे, मानचित्र। जो कल का हमारा आपका चैप्टर यानी कि जो हमने प्रीवियस से आपका चैप्टर देखा था उसमें हमने पृथ्वी की जो आपकी गतियां थी उनको देखा था और हमने बहुत अच्छे तरीके से चैप्टर को पढ़ा, उसका रिवीजन किया, उसके क्वेश्चन आंसर्स को किया, हमने बहुत अच्छे से उसको देख लिया था। आज हम नेक्स्ट चैप्टर पर बढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 4 पर बढ़ रहे हैं, मानचित्र। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है पिछले चैप्टर का, आप लोगों ने घर पर जाकर रिवीजन किया हो, कोई चीज ऐसी है, कोई कॉन्सेप्ट ऐसा है जो आपको समझ नहीं आया है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है। नहीं तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। देख लीजिए, आपके सामने है चैप्टर लेसन नंबर 4। बहुत इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है। लेसन नंबर 4 आप देख रहे हैं, मानचित्र। लेसन नंबर 4 हम लोग मानचित्र देख रहे हैं और इसी मानचित्र के अंतर्गत सब चीजों को आपको दिखाया जाएगा और थोड़ा सा आप पिछले चैप्टर से अलग आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। लेकिन पिछला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपका रिवीजन का दौर आपको कराएंगे इस चैप्टर के अंतर्गत। तो आप लोगों को अगर रिवीजन किया होगा तो जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा वाले, सूर्य का सीधा चमकना, ये सारे चैप्टर इससे संबंधित थे और आप अगर इनको एक बार पढ़ लेंगे, रिवीजन करेंगे तो यकीन मानिए कोई डाउट किसी प्रकार का जो है आपके मन में नहीं रहेगा। ठीक, चलिए, इतना आप लोग देख चुके होंगे, आई होप। आगे बढ़े, चलिए। आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ऐसा है, ग्लोब के महत्व के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि भाई जो हमारा ग्लोब है उसका महत्व क्या है, उसके बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब के अध्ययन में कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तो ग्लोब हमारे लिए काफी उपयोगी साबित होता है। कह रहे आप ग्लोब है, ग्लोब क्या है वास्तविकता में, अगर मैं आपसे पूछूं। अगर देखिए इसमें कहीं होगा ग्लोब जरूर, मैं आपको ग्लोब दिखाता हूं। तो आपको आपने पहले चैप्टर में देखा था कि ग्लोब वास्तविकता में है क्या। तो मैं आपको बताऊं, ग्लोब हमारी पृथ्वी का एक काल्पनिक स्वरूप है। कैसा है? हमारी पृथ्वी का, हमारे अर्थ का क्या है, एक काल्पनिक स्वरूप हमको दिखाई देता है। फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसमें दिखाया नहीं ईमेल, तो वो क्या है, हमारे पृथ्वी का एक काल्पनिक कैसा है, चित्र है। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफी उपयोगी साबित होता है। क्या करते हैं हम, जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करते हैं तब हमें ग्लोब की जरूरत होती है। होती क्यों है? क्योंकि ग्लोब, मैंने कहा आपको, क्या, ये हमारी पृथ्वी का एक काल्पनिक रूप है। हमें समझाने के लिए, हम बच्चों को बताने के लिए जरूरी है कि भाई पृथ्वी हमारी कुछ इस प्रकार की है, तो हम उसे ग्लोब में दिखाते हैं। अब ये बताइए कितने बच्चों ने ग्लोब को देखा है? सबसे पहले ये बताइए, कितने बच्चों ने ग्लोब को देखा है? अब देखिए, वापस चलते हैं एक बार। जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे राज्य, इनका सबका अध्ययन करना है, तब हमें उसके लिए क्या है, इन सब चीजों की आपका जरूरत होती है, ठीक है। और उसके लिए शायद ये इतने उपयोगी साबित ना हो। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग कर कर मानचित्र की सतह पे किसी स्थान का जैसे हमको अध्ययन करना है तो प्रॉपर उसका हम लोग मैप बनाकर या उसको मतलब हम चपटी के माध्यम से खींच लेते हैं उसको और आकर ड्राइंग कर लेते हैं कि भैया ये डिस्ट्रिक्ट है, ये कुछ ऐसा है, इस तरीके से हम लोग कर लेते हैं ताकि हमको पढ़ने में, चीजों को सीखने में आसानी रहे, ठीक है। मानचित्र हमारी लेकिन जरूरतों के लिए आवश्यक है। मानचित्र क्या है, जो हमारी अलग अलग प्रकार की जो आपको जरूरत पड़ती है उसके लिए है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र के लिए कुछ तथ्य को दिखाते हैं, दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तथ्य हो सकते हैं। जब कुछ मानचित्र एक साथ खड़े जाए तब हम एटलस बना जाता है। एटलस विभिन्न प्रकारों और अलग अलग पैमानों से खींची गई माप के आधार पर है।
मानचित्रों को एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, इनमें से कुछ को आपका नीचे वर्णित किया गया है। कह रहे अलग अलग प्रकार के होते हैं और उसकी जानकारी मिलती है। मानचित्र क्या है, ग्लोब की अपेक्षा हमें ज्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये बात सत्य है कि ग्लोब के मुकाबले हमको ज्यादा जानकारी कौन देते हैं, मानचित्र, क्योंकि उनमें सटीक और सही जानकारी हमको मिलती है। ठीक है, इसलिए हम इनको बोल रहे हैं कि ये इस तरह की जानकारी हमको प्रोवाइड कराते हैं। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। आप देखते हैं, अब भौतिक मानचित्र की बात करते हैं। जैसे कि आप भौतिक मानचित्रों में क्या अध्ययन करते हैं, आप पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियां, आप जैसे पर्वतों के बारे में, पठारों के बारे में, मैदानों के बारे में, नदियों के बारे में, महासागर इत्यादि के बारे में जो आप पढ़ते हैं, ये सब क्या पढ़ते हैं, भौतिक अथवा उच्चावत, इन सब के बारे में अध्ययन करते हैं। देख लिया। और मानचित्र कहा जाता है, तो ये भौतिक या उच्चावच के जो मानचित्र हैं, इनको हम लोग आपका देखते हैं और यही प्रकार के हमको उच्चावच जो है आपके देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, चलिए। राजनीतिक, अब हम राजनीतिक मानचित्र की बात करते हैं। तो आपको पता लग गया कि प्राकृतिक मानचित्र में क्या है, जिसको हम भौतिक भी कहते हैं, यानी कि जो आपका फिजिकल मैपिंग है, पर्वत, पहाड़, वहाँ पठार, मैदान इत्यादि को जो हम आपके दर्शाया जाता है, जो मैप में दिखाया जाता है, उसी को हम कहते हैं कि बच्चों वो क्या है आपके, वो आपके भौतिक मानचित्र हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भौतिक मानचित्र क्या है, तो जिन मानचित्रों में पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, महासागर इत्यादि को या वहां दिखाया जाता है, उसी को हम भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के हम इसमें आकर देखते हैं राजनीतिक मानचित्र। तो राजनीतिक मानचित्र कौन से होते हैं, देखिए, राज्य, नगर, शहरों तथा गांव और विश्व के विभिन्न राज्यों में तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। जहां पर नगरों के बारे में, राज्यों के बारे में, गांव के बारे में इन सबको दर्शाया जाता है, उन्हीं को हम राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। ठीक है, ये देखिए। अब आपने ये दोनों मानचित्रों को देख लिया, क्लियर है। अब देखिए, एक मानचित्र और होते हैं, हमने तो दो ही का नाम करा है, ज्यादातर सुना है। जैसे कौन कौन सा, एक आपका भौतिक, जिसमें पर्वत, पठार, मैदान के बारे में बात करते हैं। पॉलिटिकल मैप, कहीं शहर, गांव, जिला, डिस्ट्रिक्ट इत्यादि के बारे में जो बात करते हैं, उनको हम आपका राजनीतिक मैप करते हैं। एक मैप होता है जिसको हम बोलते हैं सिमेथेटिक मानचित्र। कैसा होता है, सिमेथेटिक मानचित्र होता है, कुछ विशेष जानकारी प्रदान करते हैं। जैसे आप देखते हैं मैप पर किसी पर सड़क मानचित्र को दर्शाना हो, और वर्षा मानचित्र को दर्शाना हो, कहीं वन और उद्योग को दिखाना हो, किसी जगह पर कुछ भी चीज ऐसा दिखाना हो जो अलग है। मान लीजिए कहीं पर पक्के मकान है, गांव है, पेड़ है, पौधे हैं, उद्योग है, एल्युमिनियम उद्योग है, कोयला उद्योग है, आयरन उद्योग है, स्टील उद्योग है, पेट्रोल वगैरह पंप है। तो जो हम उनको अलग तरीके से जो आपका दर्शाते हैं, उनकी जानकारी देते हैं, उन्हीं को वो कहते हैं थीमेटिक मानचित्र। और इन मानचित्रों की दी गई सूचना के आधार पर उचित नामांकन करते हैं। ठीक है, मानचित्र के तीन घटक हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। क्या देखते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक को हम दिशा में पढ़ते हैं। कहीं पर दूरी दर्शा सकते हैं, कहीं पर जो है दिशा को प्रतीत कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी हमको दिखाई देती है। चलिए आगे बढ़े। आलू बैंगन की सब्जी को हाल ही में चलिए आगे बढ़े, चलिए देखते हैं। अब बात करते हैं दूरी। मानचित्र एक आरेखन होता है। अगर आप दूरी को देखते हैं, आरेखन मतलब किसी को आप इंडिकेट करते हुए, जैसे मान लीजिए कोई मैप है, मैं इस प्रकार की लाइन खींच दूं, या फिर कोई डॉट 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 वाली लाइन खींच दूं, या फिर मैं किसी ये तरीके का गोल बिंदु बना के लगा दूं, तो मैं कह सकता हूं ये आपका डिस्टेंस है, ये आपका रेलवे पटरी, और
ये क्या है इस तरीके के, ये उसका रेलवे स्टेशन है। तो इस तरीके से जो हम लोग आपका उनका पॉइंट आउट कर देते हैं उनको, या फिर आप उनको स्पेशली कोई चिन्ह से आपका चिन्हित कर देते हैं, या एक मानचित्र में आरेखन होता है, तो उसी हिसाब से बात करते हैं। अब जैसे अब क्या कह रहे हैं कि टोटल क्या है, आप देखेंगे कि जो कि पूरे विश्व या उसके भाग में छोटे से कागज पन्ने पर दर्शाया होता है। अब कोई बहुत बड़ी चीज हो, हम उसको एक बिंदु के माध्यम से, एक पॉइंट के माध्यम से हम उसको इंडिकेट कर सकते हैं कि भैया ऐसा कुछ है, लेकिन इसके इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है कि ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे, और रियलिटी में हम इतना छोटा करते हैं कि डिस्टेंस दिखनी चाहिए। अब मान लीजिए एक A4 साइज का पेपर है, मैं अगर उस पर भारत का मैप ड्रॉ करूं, तो ऐसे थोड़ी है कि भारत और मतलब अब मान लीजिए मेरे को दिल्ली और उत्तराखंड के बीच की दूरी निकालनी है, तो समझिए चाहे मैं देहरादून से करूं, हल्द्वानी से करूं, हरिद्वार से, या बात करूं रुद्रप्रयाग से, तो मैं इस तरीके से सेट करूंगा उत्तराखंड के मैप को, ताकि वो रियल दिखे कि हाँ इतनी डिस्टेंस हो सकती है, जबकि वो आपके पेपर पर थोड़ी है, लेकिन हम उसको वास्तविकता दर्शाने का प्रयास करते हैं। ठीक, ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे, और यह तभी संभव हो सकता है जब कागज की एक छोटी सी दूरी स्थल की बड़ी दूरी में व्यक्त कर दी हो। तो क्या है, हम उसको इंडिकेट करते हैं, हम उनको व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। सिंपली बात इतनी है। क्या कोशिश रहती है हमारी, व्यक्त करने की। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए, इसलिए इस उद्देश्य से एक पैमाने को चुना जाता है। पैमाना स्थल और वास्तविक दूरी और मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। वो क्या होता है, बेसिकली आपका रेशो में उसको डिवाइड होता है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय और आपके घर के बीच की दूरी 10 किमी है, 10 किलोमीटर है, तो मानचित्र पर इसे 2 सेंटीमीटर की दूरी पर व्यक्त किया जाएगा। कितनी दूर दिखाएंगे, 2 सेंटीमीटर। इसका अभिप्राय यह है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर का स्थल 5 किमी को दर्शाता है, यानी कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर दिखा रहा है। किसमें, मैप में। ठीक, तो आपके रेखा पैमाना में 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर इस प्रकार पैमाने में किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी दो स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है आप उसको पता कर सकते हैं। ठीक है, देख लिया आपने। तो क्यों बने हुए हैं, किस तरीके से मानचित्र होते हैं, सिमेट्रिक मानचित्र का महत्व क्या है और किस प्रकार बने होते हैं, एक बार देखेंगे। अच्छा, क्या आप लोगों ने कभी देखे हैं बेटा, कितने बच्चों ने देखे हैं, एक बार बताइए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो इतना आपने देख लिया सिमेट्रिक मानचित्र क्या होते हैं, किस प्रकार होते हैं, और फिजिकल मैप कैसे होते हैं। अब देखिए मैं आपको एक थोड़ा सा झलक दिखाता हूँ। ये सिमेट्रिक मानचित्र का एक जानकारी हो सकती है। इस प्रकार के भी मैप जो है आपको देखने के लिए मिलते हैं। क्लियर है, जहाँ पर स्कूल इत्यादि ये सब चीजों की जो जानकारी है ये हमको देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है, चलिए अब देखिए सिमेट्रिक मानचित्र की ये देखिए ऐसे भी हो सकता है, जैसे यहाँ इनको दर्शाया गया है। ये सब क्या है, ये सिमेट्रिक मानचित्र के आरेखन है, इंडिकेशन है, इस तरीके से दिखाते हैं इनके बारे में। ठीक है, चलिए बच्चों ध्यान दीजिए। तो कल हम लोग कोशिश करेंगे कि एक भौतिक मानचित्र को देखें, और एक राजनीतिक मानचित्र को देखें, और एक आपका सिमेट्रिक मानचित्र को देखें। तो कल तीनों मैप मैं आपको दिखाऊंगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए मेरे प्यारे बच्चों। बस एक बार थोड़ा सा घर जाकर रिवीजन करिए, पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।